आफियत, गोशाए आफियत। इसके साए में शामिल है रब का करम, गोशाए आफियत, गोशाए आफियत। ऐ परिंदो मुबारक हो नीला गगन, और भौरों को महका हुआ यह चमन, और भौरों को महका हुआ यह चमन। जो जहाँ भी थके डगमगाए कदम, गोशाए आफियत, गोशाए आफियत, गोशाए आफियत प्रेमाशरम, गोशाए आफियत प्रेमाशरम, गोशाए आफियत, गोशाए आफियत, गोशाए आफियत, गोशाए आफियत। ये रोना धोना बंद कर। कैसे छोड़ दूं? तुम घी के लिए लड़े तो बेटा दूध के लिए लड़ाया। दरोगा साहब, ये लोग किसान नहीं है, शैतान है शैतान। देखा, वादा करके नहीं आए। तो कोई जासूस है क्या? नहीं नहीं, मैं जासूस नहीं हूँ साहब। जी क्या बात है, आप बड़े परेशान लग रहे हैं। राय साहब की फिजूल खर्चियां बढ़ती ही जा रही हैं, और मुझे पता चला है कि जागीर पर कई लाख का कर्ज भी चढ़ गया है, फिर भी दौलत लुट रही है। जी उनकी दौलत है, वो जैसे चाहे वैसे खर्च करें, आपको क्या। ये उनकी खानदानी जागीर है, उन्हें विरासत में नहीं मिली, और खानदानी जागीर पर उनके वारिसों का भी हक होता है। किस वारिस की बात कर रहे हैं आप? माया शंकर की। मुझे मेरे बेटे के लिए किसी की दौलत नहीं चाहिए। जो भी उसकी किस्मत में होगा उसके बाप दादा की जायदाद से उसे मिल जाएगा, बस। तो क्या नाना की जायदाद यूं ही तबाह हो जाएगी? और ऊपर से शादी का ख्याल। पता नहीं राय साहब को क्या हो गया है। देखिए अभी मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता, और अभी भगवान के लिए आप भी सो जाइए। कल सुबह मैं आपको दीदी की बनाई हुई पेंटिंग्स दिखाऊंगी, पर अभी सो जाइए। देख तो विद्या, इस साड़ी और गहनों में मैं कैसी लग रही हूँ? दीदी आप बहुत शानदार लग रही हैं, और आपका जेवर और लिबास तो हमेशा से ही बहुत अच्छा होता है। अगर दुनिया के सामने आओ तो ठाटदार कपड़ों में आओ, शान के साथ आओ। श्रृंगार तो होता ही औरतों के लिए है, और पता है इसी से औरत की कद्र होती है। मेरी बात मान, तो तू भी सज धज कर रहा कर। दीदी आप बुरा मत मानिएगा, मैं ये आपके लिए नहीं कह रही, मगर मुझे ना अपने लिए ये सब कुछ करना थोड़ा दिखावा सा लगता है। तू इसे दिखावा कह रही है तो दिखावा ही सही, पर मुझे ये सब बहुत पसंद है। दीदी तुम तो हो ही रानियों जैसी, तुम्हें तो हर खूबसूरती पसंद है। पता है तेरे मरहूम जीजा जी भी यही कहा करते थे। अरे वाह,
आपकी तस्वीर तो बहुत उम्दा है, ताज़ा ताज़ा खिंचवाई लगती है, पुरानी नहीं लगती। हाँ, बस कुछ अर्सा पहले ही लंदन से एक फोटोग्राफर आया था, बस उसी का कमाल है। अरे ये कमाल तो आपका है। जी जी अभी आई। मुझे बाबूजी बुला रहे हैं, मैं अभी आती हूँ। एक हम हैं के लिया अपनी ही सूरत को बिगाड़, एक वो है जिन्हें तस्वीर बना आती है। कल शायद आप मेरी बात से नाराज हो गए। दरअसल मैंने अपने ख्याल का इजहार किया था और ज़रूरी नहीं कि वो ठीक हो। आपसे तो नाराज होने का सवाल ही नहीं होता मोहतरमा। और फिर तो वो एक बहस थी, अपने अपने ख्यालात थे। मगर आप में इंसानी रिश्तों को समझने की बहुत सलाहियत है। और इंसानी रिश्तों में सबसे अहम रिश्ता होता है मोहब्बत का। जिसने मोहब्बत को समझ लिया वो आदमी से इंसान हो गया। आदमी तो बहुत होते हैं, पर इंसान होना मुश्किल है। जभी तो गालिब ने कहा है, बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना। आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। वाह, सुभान अल्लाह। आपकी तो शायरी पर भी पहुंच बहुत अच्छी है। जमींदारी के झमेले में शायरी की समझ तो गायब हो जाती है। सच पूछिए तो ये माहौल ही है जिसने मेरे जहन को तरोताज़ा कर रखा है। सच तो ये है कि इस माहौल की वजह से मुझे शेर याद आ रहे हैं। इस माहौल ने जमींदारे के सारे गम बुला दिए। दिल तो करता है कि आपसे बातें करता रहूं और ये वक्त यहीं ठहर जाए। आपके अंदर जिंदगी जीने का भरपूर जज्बा है। जिसने जीने का ख्याल छोड़ दिया वो जिंदा ही कहाँ रहा। आपकी बातों से जिंदगी के लुत्फ का ख्याल आता है, जिससे मैं आज तक बेगाना रहा। जमींदारे का काम जिम्मेदारियों का है, लुत्फ का नहीं। आप भी ये महसूस करते हैं, यही कैफियत मेरी भी है। अच्छा, आप ये बताइए कि आप जिंदगी के बारे में क्या समझती हैं? सोच में सादगी रहे, अमल में जिंदा दिली। बस यूं कहिए, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। आपकी सोहबत में तो जाने कब से किताबों में पढ़े हुए शेर याद आने लगे। जरा गौर फरमाइएगा, ये बज़्मे मैं है या कोताह दस्ती में है महरूमी, जो बढ़कर खुद उठा ले हाथ में मीना उसी का है। जी सुनिए तो, जरा उठिए ना, उठिए ना। क्या बात है? जी दीदी रात को गोरखपुर चली गई। गोरखपुर चली गई? जी हाँ, और एक खत मेरे लिए छोड़कर गई है। खत छोड़कर गई है? जी। अच्छा, जरा पढ़ो तो क्या लिखा है। जी, मेरी प्यारी बहन, मालूम नहीं था कि इन हालात में मुलाकात होगी। तुम लोगों के साथ अच्छा वक्त गुजरा, भैया का गम भी बढ़ गया। कुछ दिनों के लिए जमींदारी की उलझनों को भूल गई। गोरखपुर से ख़त पे ख़त आ रहे थे। मेरा मुख्तार ख़ास यूँ तो ईमानदार है, मगर वो भी परेशान है। मेरा फ़ौरन वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। बाबूजी जाग रहे थे तो उनसे इजाज़त ले ली। तुम लोगों को सोते से नहीं उठाया। वक्त मिले तो मेरे पास गोरखपुर ज़रूर आना। बाबू और
माया का ख्याल रखना। तुम्हारी दुआ गो, गायत्री। क्या हुआ जी, आप थोड़े परेशान लग रहे हैं, और आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? नहीं नहीं, वो तो बस थोड़ी गर्मी लग रही थी। मैं भी यही सोच रहा था कि आखिर तुम्हारी दीदी को हुआ क्या। कल तक तो कोई परेशानी नहीं थी। खैर, कुछ हुआ होगा तभी चली गई। यही तो जी, कल तक तो कितना खुश थी और अचानक गोरखपुर को लेकर परेशान हो गई। हाँ, अचानक ख्याल आया, तुम्हें खत लिखा और तुमसे मिले बिना चली गई। जी, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आप ही कुछ बताइए ना। आपको दीदी का ये रवैया कुछ अजीब सा नहीं लगता? मुझसे बगैर मिले तो वो जा ही नहीं सकती थी, फिर क्यों चली गई वो? मैं क्या बता सकता हूं? तुम्हारी दीदी थी, तुम्हें ही पता होगा। ईश्वर जाने क्या हुआ है। अचानक कौन सा दुख आ गया कि दीदी हमसे भी कुछ नहीं कह पाई और यूं चली गई। मैं उनका दुख समझता हूं। जवानी में बेवा हो गई। इतना बड़ा जमींदारा है, लाखों का मामला है और कोई औलाद भी नहीं। जी, उनसे बहुत कहा कि अभी जवान हो, दूसरी शादी कर लो, मगर वो राजी ही नहीं होती। और आपके बाबूजी बूढ़े मुंह मुहासे इस उम्र में जवानी के मजे लेना चाहते हैं। दूसरी शादी के लिए पंडित बुलाए बैठे हैं। जी, आप भी ना हर बार उन्हीं का जिक्र लेकर बैठ जाते हैं। मैं उनसे बात करूंगा। आखिर विरासत का मामला है। राय साहब नैनीताल जाने की तैयारियों में लगे हुए हैं। क्या पता वो वहां किसी नए ख्याल की लेडी से ब्याह रचा लें और हमें यहां कानो कान खबर तक ना हो। जी, जरा ध्यान रखिएगा। आप नहीं जानते, मगर उन्हें ऐसी शक्ति मिली हुई है कि आदमी के दिल में छिपी हुई बात मुंह से उगलवा लेते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो। मैं फुर्सत में हूं, कहो। मैं तो बस आपसे ये पूछना चाहता कि आप नैनीताल कब जा रहे हैं? ज्ञान बाबू, मुझसे ही उड़ने लगे। देखो, तुम्हारी निगाहें कुछ और कह रही हैं और तुम्हारी जबान कुछ और कह रही है। मैं इसे पसंद नहीं करता। मैं आपस में साफ दिली चाहता हूं। पूछना तो चाहता हूं, लेकिन झिझक रहा हूं। डर है कि कहीं आप मुझे खुद गर्ज ना समझ लें। ऐसा नहीं कि इसमें मेरी कोई गर्ज नहीं, लेकिन कहीं आप मेरी इस बदगुमानी का बुरा ना मान जाए। मेरी बदगुमानी का ख्याल मत कीजिए। मेरी तो सारी उम्र ही बदगुमानी की हवाओं में गुजरी। मैं बड़ी अजीब किस्मत का आदमी हूं। लोग मेरी कहनी और कथनी में फर्क समझते हैं। माफ कीजिएगा, पर मैं ऐसा नहीं सोचता। तुम नहीं, बहुत से लोग बदगुमानी करते हैं और मैं उनकी बदगुमानी का आदी हो गया। किसी जमाने में लोगों ने मुझसे ईसाई कहा, किसी ने नास्तिक, किसी ने अघोरी, किसी ने अंग्रेजों के सरकार का दोस्त,
और किसी ने रियाया का दुश्मन कहा। मैं शिव का उपासक हूं, जहर को शरबत की तरह पीता हूं। इस प्याले में संख्या के कुश्ते का हलवा है, जो मेरे लिए साग सब्जी जैसा है। यह गर्म चादर इसलिए ओढ़ रखी है कि गर्मी ही गर्मी को मारती है, पर लोगों में इसके लिए भी अफवाहें बनती हैं। मैं यहाँ किसी अफवाह की बिना पर नहीं आया हूँ। आपके इरादे से मेरा करीबी ताल्लुक है। कोई भी फैसला करने से पहले आप मुझे कुछ कहने का मौका दीजिए। ज्ञान बाबू फिर से उड़ने लगे? अरे आए तो तुम भी अफवाहों को सुनकर ही हो, लेकिन मुझे सुकून है कि उन पर यकीन करने से पहले तुमने मुझसे पूछ लिया। मैं अफवाह उड़ाने वालों का भी ख्याल रखता हूं। जो मेरे बारे में अफवाहें उड़ाते हैं, उन्हें अफवाहें उड़ाने में बड़ा मजा आता है, और मैं हंसता हूं। वो लोग इसे मेरी कमजोरी समझते हैं, और मैं इसे ही अपनी ताकत समझता हूं। आपकी शख्सियत बहुत अजीम है और आपको समझना आसान नहीं। मैं तुम्हें खूब समझ गया हसाबजादे। फर्ज कीजिए कि मैंने शादी की, तो जरूरी नहीं कि उससे औलाद हो, और औलाद हो तो जरूरी नहीं कि लड़का ही हो। लड़का हो तो जरूरी नहीं कि वो जिंदा भी रहे। मेरी अर्ज थी कि मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। जी फरमाइए। तुम्हारा बेटा अभी छोटा है। तकदीर ने उसके लिए क्या लिखा है नहीं मालूम। तुम एक हवाई किले की बुनियाद पर अपनी उम्मीदों को बेजा बढ़ा रहे हो। मैं समझा नहीं। लेकिन मैं समझ गया। ज्ञान बाबू, क्या तुम माया शंकर के जरिए मेरी जायदाद चाहते हो? जी। आप कुछ कह रहे थे? यही कि मेरे बारे में बेकार ख्यालात अपने दिल से निकाल दीजिए, क्योंकि मैं तदबीर से ज्यादा तकदीर को मानता हूं। विद्या जी, क्या बात है, बहुत खुश लग रहे हैं। मुझे यकीन हो गया है कि राय साहब दूसरी शादी नहीं करेंगे। दिल से बोझ उतर गया। ईश्वर करे कि तुम्हारे बाबूजी की उम्र लंबी हो, लेकिन उनके बाद उनकी जायदाद का इकलौता वारिस उनका नवासा यानी कि हमारा बेटा माया शंकर ही होगा, जो कि दुनिया का दस्तूर है। हाँ, अगर राय साहब दूसरी शादी कर लेते और उनके बेटा हो जाता तो हम कुछ नहीं कर सकते थे।
अब सब ठीक है। जी, एक और खुशी की खबर है। अच्छा? आप सुनेंगे ना तो आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। आज तो दिन ही खुशियों का है, बताओ। ये लीजिए खुशी की खबर। खत? पढ़िए ना। ज्ञान शंकर सल्लमा हूँ। तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि बरसों बाद तुम्हारा बड़ा भाई प्रेम शंकर अगले हफ्ते अमेरिका से हवेली वापस आ रहा है। तुम लोग फौरन बनारस आ जाओ। तुम भाई हो, तुमसे ज़्यादा खुशी किसे होगी। इस खुशी ने मेरी रातों की नींद उड़ा दी है। बस उसी का इंतज़ार है। जल्दी से आ जाओ। तुम्हारा दुआगो प्रभा शंकर। क्या हुआ जी, आप चुप क्यों हो गए? खबर तो खुशी की है, मगर फिक्र तो होती है ना। प्रेम भैया आएंगे, उनका इस्तेकबाल होगा, हवेली में जश्न भी होगा। मगर सोचता हूँ कि इतने सालों में प्रेम भैया कहीं बदल ना गए। कैसी बातें करते हैं आप? बदल क्यों जाएंगे? पराए थोड़ी ना है, आपके अपने बड़े भाई हैं। हाँ भाई तो है, लेकिन सालों साल अमेरिका में रहे हैं और हम बनारस में रहते हैं। अब बनारस और अमेरिका की सोच में ज़मीनों आसमान का फ़र्क है। कैसे निभेगी? निभेगी क्यों नहीं? भाई हैं तो ज़रूर निभेगी। आप तो बस जल्दी से बाबूजी से इजाज़त मांग लीजिए। मैं तो सोचती हूँ कि उनके आने का सुनकर श्रद्धा भाभी कितनी खुश होंगी। चलिए ना, बस जल्दी से बनारस चलिए। बाबूजी से कह दीजिए बस। हाँ हाँ, बाबूजी से तो कहना ही पड़ेगा। मैं उनसे बात करता हूँ। पता नहीं इस वक्त हवेली में क्या हो रहा होगा। मन की आंखें खोल बाबा, मन की आंखें खोल। मन की आंखें खोल बाबा, मन की आंखें खोल। कुछ समझे? आप ही की बंद है, आप ही खोलिए अपनी आंखें। तुम तो मंदिर में भी झगड़ा करती हो। दुआ कीजिए जी कि प्रेम खैरियत के साथ हवेली में पहुंच जाए। बहुत लंबा सफर है। ईश्वर ने चाहा तो सब अच्छा हो जाएगा। हाँ जी, हवेली के अच्छे दिन लौट आएंगे। हमारी श्रद्धा का घर भी आबाद हो जाएगा। हाँ, श्रद्धा बेटी, चलो पूजा शुरू करो। क्या बात है, तुमने अभी तक कपड़े नहीं बदले? क्लब नहीं चलोगे क्या? जी नहीं, आज क्लब जाने का मन नहीं है। अरे चलो भाई, बहुत अच्छा बैंड आ रहा है और हवा भी बहुत अच्छी चल रही। नहीं नहीं, मुझे माफ कीजिए। कोई खास बात? क्या मामला है? आज तुम कुछ उदास लग रहे हो। मैं वापस बनारस जाना चाहता हूं। मेरे बड़े भाई प्रेम शंकर, जो काफी दिनों से लापता थे, वो वापस बनारस आ रहे हैं। उनके पहुंचने से पहले मैं बनारस पहुंचना चाहता हूं। ये वही हैं जो अमेरिका चले गए थे? जी हाँ। कैसे आदमी हैं? उनके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। ये तो उनके आने पर ही पता चलेगा कि क्या तब्दीली हुई है। जब इतने सालों में उन्होंने कोई खत नहीं लिखा, तो साफ जाहिर है कि उनके दिल में भाई के लिए मोहब्बत नहीं। मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहता, मगर उनके आने से मेरे सारे मंसूबे खाक में मिल जाएंगे।
शायद तुमने अपने चाचा साहब से तो बंटवारा कर लिया था ना? जी हाँ, मैंने ही चचा को मजबूर किया था और बंटवारा भी मेरे ही हक में हुआ था। अगर दोबारा बंटवारा हुआ तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरा किया धरा सब अकारत हो जाएगा। तो तुम सारे जमींदारे पर कब्जा करना चाहते हो? जी हाँ। आप क्या कह रहे थे? कुछ नहीं। तुम बनारस जाना चाहते हो? तुम्हें इजाजत है। हवेली में सबको मेरी तरफ से दुआ कहना। मैं क्लब को जा रहा हूं। ज्ञान, मैं मरा नहीं। मैं हूं मरहूम जटाशंकर का बड़ा बेटा। प्रेम शंकर। क्यों मरकर जिंदा हो गए? तुमने मुझे भले ही मरा हुआ समझ लिया हो, मगर मैं जिंदा हूं। इसी जन्म में तुम्हारे सामने खड़ा हूं, जमींदारे का आधा हकदार। पूरा हिसाब लेकर रहूंगा तुमसे, अपना हक नहीं छोड़ूंगा। वो हक तो आप 7 समंदर पार अमेरिका जाकर खो बैठे। दुनिया का कोई भी कानून मुझसे मेरा हक नहीं छीन सकता। प्रेमाश्रम गोशायाफियत प्रेमाश्रम। ऐ परिंदो मुबारक हो नीला गगन और भौरों को महका हुआ ये चमन। जो जहाँ भी थके डगमगाए कदम, जो जहाँ भी थके डगमगाए कदम। गोशायाफियत प्रेमाश्रम, गोशायाफियत, गोशायाफियत, गोशायाफियत।